नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में हमने मनोविज्ञान की परिभाषा और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये जाना। अब इसके बाद जानते हैं मनोविज्ञान का जन्म किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ, इसकी बात हम करने वाले हैं। मनोविज्ञान का जन्म, मनोविज्ञान के जन्म की बात अगर करें तो देखते हैं मनोविज्ञान का जन्म यानी बर्थ ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके अंतर्गत देखें रायबन का मत है। रायबन क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? रायबन क्या कहते हैं? रायबन कहते हैं मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। यानी शुरू में दर्शन शास्त्र, अरस्तु का दर्शन शास्त्र था, उसी से मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है या फिर उसी से ये विचार आया। क्योंकि दर्शन मनोवैज्ञानिक ही है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो लिखते हैं वो दर्शन है। देखने का तरीका दर्शन हुआ, तो उसी के अनुरूप फिर ये मनोविज्ञान का जन्म होता है अरस्तु के दर्शन शास्त्र से। अब आगे बात करते हैं रायबन क्या लिखते हैं। रायबन आगे लिखते हैं, रायबन ने लिखा आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विकास विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। जन्म ज़रूर अरस्तु के दर्शन शास्त्र से होता है, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया दर्शन शास्त्र में अलग अलग विद्वान आए। फिर इन्होंने एक वक्त आया कि इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया और कहा दर्शन शास्त्र का पार्ट नहीं है, अलग से एक विषय होना चाहिए। तो इसी को लेकर इसे एक अलग विषय के रूप में माना जाने लगा। फिर आगे चलते हैं, आगे इसमें और होगा। देखो सबसे पहले इसका मनोविज्ञान के अर्थ में कैसे परिवर्तन आया, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले माना गया मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या माना कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान। देखते हैं गेरिट इसके संदर्भ में क्या कहते हैं। गेरिट, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई। यूनानी शब्द के दो शब्द थे, साइकी जिसका अर्थ होता आत्मा और लोगस होता जिसका अर्थ होता है अध्ययन। प्राचीन काल में साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का अर्थ होता था स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, यही था। फिर आगे बात करते हैं, उसके बाद अनेक यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। उन्होंने आत्मा का विज्ञान माना यूनानी दार्शनिकों ने। इसमें आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान को, इसमें ये विद्वान जरूर याद रखिएगा। इसमें आपके आते हैं, एक तो पहले प्लेटो, अरिस्टोटल और एक आते हैं डेकार्टे, अरिस्टोटल और प्लेटो। ये तीन नाम यूनानी दार्शनिकों में याद रखना, जो मानते हैं कि ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। फिर आत्मा क्या है? अब देखो आत्मा का विज्ञान तो मान लिया, लेकिन अब सवाल प्रश्न ये खड़ा हो गया। फिर नए चिंतन आए, उन्होंने एक दूसरे की आलोचना में कहा कि आत्मा क्या है, इसका रंग कैसा है, रूप कैसा। हम भी कहते हैं आत्मा क्या, तो आत्मा कैसे मानेंगे? आत्मा क्या है, कैसे, इसका रंग रूप कैसा है, दिखती कैसी है? अब उसका अस्तित्व क्या है, फिर उसकी जो प्रमाणिकता, इनकी अस्तित्व है या नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह जब लग गया तो इस कंसेप्ट को भी जो है अस्वीकार कर दिया गया कि अभी आत्मा का अध्ययन आप मानते हैं, लेकिन आत्मा है कैसी, हम सामने आएगा तो मानेंगे ना। आत्मा है कैसी, दिखती कैसी है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसकी प्रमाणिकता पर जब प्रश्न उठ गए तब जो है इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और फिर आया मस्तिष्क का विज्ञान। पहले आत्मा का विज्ञान याद रखना, फिर मस्तिष्क का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान बताया। तो मध्य युग में यानी कि 16वीं शताब्दी तक, तो देखिएगा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ अस्वीकार कर दिया, ठीक है। फिर मस्तिष्क का विज्ञान आया, उन्होंने बताया एक दूसरे में, उन्होंने विशेष रूप से मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया, ठीक है। दूसरे शब्दों में उन्होंने विशेष रूप से इटली के दार्शनिकों, यानी अब मस्तिष्क का बताने वाला इटली का प्रमुख दार्शनिक था पोम्पोनोजी। कौन सा नोजी था? पोम्पोनाजी जो था। उन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान का। इसका मूल्य कारण क्या था? इसका मेन रीज़न जो था वो ये था कि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गए। मानसिक अलग हो गया, आध्यात्मिक अलग हो गए, दोनों अलग अलग विषय हैं। पर कोई भी दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सकता। अब मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि मानसिक एक अलग चीज़ हो गया और आध्यात्मिक अलग हो गया। मस्तिष्क का अध्ययन करने में ये दिक्कत आई।
ठीक है। अभी इनका मानसिक अलग मैटर हो गया, आपका मेंटली अलग मैटर हो गया और आध्यात्मिक अलग हो गया। तो ये भी इस प्रकार से इसका स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया कि मन को कैसे पढ़ा जाएगा, मस्तिष्क को कैसे पढ़ा जाएगा। फिर बीएन झा क्या कहते हैं, बीएन झा कहते हैं कि मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। यानी मस्तिष्क के स्वरूप का निश्चय भी ये नहीं कर पाए, तो फिर ये बात होनी नहीं थी, फिर आगे बढ़ना था, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। इससे आगे प्रोग्रेस इसकी मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में नहीं हुई। फिर आगे जब चलते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान मन के स्वरूप, देखिए आधुनिक जब और मनोविज्ञान हुए तो उसके रूप में मन के स्वरूप तथा प्रकृति का निर्धारण नहीं हो सका। मन शब्द के विषय में भी अनेक मतभेद हुए। ये परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई कि मन क्या है, इसका भी अस्तित्व जब स्वीकार नहीं किया गया तो इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया, इसे मानने से इनकार कर दिया गया। फिर आता है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में पाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली आदि विद्वान आए। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया, पहले आत्मा का, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है, चेतना हो गई उसकी क्रियाओं का अध्ययन करता है, पर वे चेतना शब्द के अर्थ के संबंध में एक मत ना हो सके, चेतना संबंध के इससे संबंध में एक मत ना हो सके। दूसरे चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अचेतन मन भी होते हैं, मनुष्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। देखो चेतना के मन की बात आई, उन्होंने इस प्रक्रिया को सही ढंग से ये प्रूफ नहीं कर पाए, बोला अब अचेतन मन भी होता है, अचेतन मन भी होता है, फिर इसके स्वरूप को भी सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। परिणामतः मनोविज्ञान को ये अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सके, ये भी सर्वमान्य नहीं हो, यानी सब मानने वाले नहीं थे इसको। विलियम जेम्स इसके संदर्भ में कहते हैं मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा ये है, क्या कहते हैं, वो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जेम्स आपके ये जेम्स, विलियम जेम्स कहते हैं। अब फिर आता है व्यवहार का विज्ञान, फिर आता है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाने तो 20वीं सदी के आरंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए, जिनमें सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दी गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इस शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना जाता है। आज भी जो अब निश्चित है, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित एक विज्ञान माना जाता है, यानी व्यवहार को ही माना गया। अब इसके संदर्भ में परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। फिर वुडवर्थ आते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। वातावरण के संबंध में जो व्यक्ति क्रिया करता है उसका वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन होता है वही मनोविज्ञान है। फिर स्किनर की बात करें, स्किनर कौन सा नर है? स्किनर की बात करें, स्किनर क्या कहता है? मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजनाएँ, क्रियाएँ, अभिव्यक्तियाँ हैं। ठीक है, यानी जो भी परिस्थितियों में क्रिया व्यवहार करता है उसका अध्ययन करता है, स्किनर कहता है। वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ क्या कहता है? ये परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछी जाती है। वुडवर्थ की ये परिभाषा, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया। ये एक तरीके से इतिहास की बात करता है वुडवर्थ। पहले सबसे पहले आत्मा को त्याग कर दिया, उसके निश्चित स्वरूप का पता नहीं था, होती कैसी है, दिखती कैसी है, नहीं पता था। मन का बोला कि मन का स्वरूप क्या है, ठीक है। फिर मस्तिष्क की बात हुई, मस्तिष्क में कहा चेतन अचेतन दोनों मन होते हैं, इसका स्वरूप भी निश्चित नहीं है, तो इनको सब एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनके सब का त्याग कर दिया। अब वो व्यवहार विधि को स्वीकार करता है, ये बात थी। तो व्यवहार विधि की बात कर ली हमने, आत्मा से शुरू किया और व्यवहार के अध्ययन को लेकर मनोविज्ञान की बात कर ली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।